नमस्कार, गुड इवनिंग। आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग टच करेंगे। पिछले 15 दिन में आपको मालूम है हम लोग लॉकडाउन में हैं और हमने प्लान किया कि 15 दिन में 15 लेक्चर करना है और इस सीरीज़ में करीब 10 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और आज एक बहुत नया ट्रीटमेंट के बारे में आपसे हम बात करेंगे जिसका नाम है नेचुरल बाईपास ECP। ये ट्रीटमेंट हाल ही में हमारे मेडिकल साइंस के पास आई है, जबकि इसको रिसर्च बहुत साल से चल रहा था, बट करीब पिछले 2 दशक में ये ट्रीटमेंट काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि ये ऑल्टरनेट है बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी का ऑल्टरनेट है और इस ट्रीटमेंट का नाम है नेचुरल बाईपास। साउल के तरफ से ये ट्रीटमेंट हम लोग शुरू किए थे 2006 में और आज 2020 में करीब 14 साल से हम लोग ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इंडिया भर में हमारे 93 सेंटर्स चल रहे हैं जहाँ पे ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी को करीब रिप्लेस करता है। और आपको मालूम है साउल में और क्या क्या होती है। साउल में हम हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी। उनको हम खान पीन रहन सहन बदलते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को बदलते हैं और उसके संग एलोपैथी की दवाइयाँ भी देते हैं और ये देखते हैं कि उनको ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत ना पड़े। और इस मुहिम में हमारे संग सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है नेचुरल बाईपास। एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन नया ट्रीटमेंट है, इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ मैं। और इसके बारे में जितनी साइंस की बात है, जितनी बैकअप की बात है, क्वेश्चन आंसर है, ये सारा मैं कोशिश करूँगा आज आपको एक एक चीज़ बताऊँ। ये ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस की तरफ से आई है। हमने अपने साउल में एक ही चीज़ बोला है, साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब है मेडिकल साइंस और आर्ट दोनों को जोड़ के हमने अपनी संस्था को बनाई है साउल। मेडिकल साइंस से हमने लिया है जितने मेडिकल साइंस की दवाइयाँ हैं, जितनी नॉलेज है, जितना टेस्ट्स है, जितने दवाइयाँ हैं और नेचुरल बाईपास, ये सारे हमने मेडिकल साइंस से लिया है। और हमने आर्ट ऑफ लिविंग से लिया है योग, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइट, एक्सरसाइज, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से। और ये संस्था पिछले 25 साल से हम लोग कर रहे हैं और इंडिया भर में करीब 2.5 लाख और बाहर मिला के अभी करीब 2.5 लाख मरीजों को हमने सक्सेसफुली इलाज किया है। तो आज इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में चलूँगा और क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और उसके बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ मैं। ये जो नेचुरल बाईपास है, इसका जो ओरिजिनल नाम है, मेडिकल नाम है, वो है ECP, एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। इसका मीनिंग मैं आगे आपको समझाऊंगा। और इसको EECP के नाम से भी जानते हैं और हम लोग बोलते हैं न्यूमेटिकली असिस्टेड नेचुरल बाईपास। न्यूमेटिकली मतलब एयर प्रेशर से असिस्ट करके नेचुरल बाईपास किया जाता है। तो ये एक ही ट्रीटमेंट के 4 नाम है, नेचुरल बाईपास और ECP, EECP या PANB। ये सारे एक ही ट्रीटमेंट का बहुत सारे नाम हैं। तो मैं आगे चलूँगा। इस ट्रीटमेंट में कितनी पावर है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस ट्रीटमेंट में बहुत ज़बरदस्त पावर है, बहुत नया ट्रीटमेंट है, हाई टेक्नोलॉजी है, बट बहुत सिंपल है। टेक्नोलॉजी मशीन की बहुत हाई है। हार्ट के संग सिंक्रोनाइज करके प्रेशर दिया जाता है पूरे बॉडी को और ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, पर ऑपरेशन बहुत सिंपल है। इतनी सिंपल है इसकी ऑपरेशन, वो मैं आपको बताऊंगा। ये करता क्या है, हार्ट में एक नया सेट ऑफ ट्यूब को चालू कर देता है। बाईपास सर्जरी में पैर से काट के ट्यूब को हार्ट में लगाते हैं, छाती से काट के हार्ट में लगाते हैं। इसमें काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक नई सेट ऑफ ट्यूब हार्ट में रखा हुआ है गॉड ने, अल्लाह ने, भगवान ने, और वो एक्स्ट्रा ट्यूब को हम लोग खाली ऑपरेट कर रहे हैं। वो बैकअप ट्यूब से उनको हमने ऑपरेट करना है। तो ये नेचुरल बाईपास, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि हार्ट में एक ट्यूब तो जो ब्लॉक आपने कर दिया उसके सहारे एक सेट और पड़ी हुई है और वो सारे सेट अगर चालू कर दें तो हमें बाईपास सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और इसके पास इतनी पोटेंशियल है कि वो बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी को रिप्लेस कर दे।
ये ट्रीटमेंट जितनी पॉपुलर होगा मैं समझता हूँ उतनी बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी कम होती जाएगी और बॉडी को काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये ट्रीटमेंट जब बाईपास में काट के लगाते हैं ट्यूब, हम बोलते हैं काटने की जरूरत ही नहीं है, बिना काटे अगर सेम काम हो जाए इससे अच्छा क्या हो सकता है। इस ट्रीटमेंट में हमने करीब 1 लाख मरीजों को अभी तक ट्रीटमेंट किया। मैं आज कैलकुलेट कर रहा था, पूरे इंडिया भर में पिछले 14 साल में हमने 1 लाख मरीजों का ट्रीटमेंट किया सक्सेसफुली। और इसके संग अगर एग्रेसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम एडवाइस करते हैं और ऑप्टिमम मेडिकल थेरेपी ऐड कर लिया जाए तो ये जितने भी स्टेंट लग रहा है बाईपास सर्जरी होला उनसे भी बढ़िया ट्रीटमेंट माना जाता है। इस ट्रीटमेंट की एडवांटेज क्या है, इस ट्रीटमेंट की फायदे क्या क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा फायदा है कि ये सेफ है, 100% सेफ है, इसमें कोई लाइफ का रिस्क नहीं है। मशीन इसका कोई कॉम्प्लिकेशंस, बहुत मिनिमम कॉम्प्लिकेशन होता है, बहुत ही मिनिमम, मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा। हाईली इफेक्टिव, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जितने भी मरीज करते हैं। हाँ, कोई को थोड़ा कम देर आता है, थोड़ा जल्दी आता है, बट आते हैं सबके रिजल्ट है, बहुत हाईली इफेक्टिव है, 100% नॉन इन्वेजिव है, इसको बॉडी को काटने की कोई जरूरत नहीं है, पेनलेस है, कोई दर्द नहीं होता, आदमी ट्रीटमेंट के वक्त नींद लेता रहता है, इतना पेन कम होती है, इसमें कोई पेन होता ही नहीं है, समझ के चलिए। लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट है, एक बार ट्रीटमेंट कराया 3-4 साल 5 साल तक ये आराम से चलता है और फिर 2-4 सीटिंग और कर दिया तो उसके बाद तो ये आगे तक चलता रहता है। और अगर आप हर दिन पैदल चलेंगे या अच्छे से स्पीड से वॉक करेंगे तो ये ट्रीटमेंट को आगे रिपीट कराने की भी कोई जरूरत नहीं है। नो रिकवरी टाइम, जैसे ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना रेस्ट लेना होता है, इसमें रिकवरी कुछ नहीं है। आप ट्रीटमेंट करा के अपने गाड़ी चला के अपने ऑफिस जा सकते हो, काम भी कर सकते हो। बहुत सारे हमारे मरीज हैं जो ट्रीटमेंट कराने आते हैं लंच पीरियड में और लंच 1 घंटे का करके ट्रीटमेंट वापस चले जाते हैं, फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं, तो इट हैज नो रिकवरी टाइम। अमेरिकन एफडीए अप्रूव्ड है, अमेरिकन एफडीए अप्रूव्ड है मतलब समझ लीजिए वर्ल्ड का सबसे कड़क, सबसे ईमानदार जो फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो अमेरिका का है और वहां से अप्रूवल हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये ट्रीटमेंट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन कम्युनिटी कार्डियोलॉजी के जो एसोसिएशन है, सारे लोगों ने अप्रूव किया हुआ है। इसमें कोई हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, ये एंजाइना की मेडिसिन को कम करता है, लेस एक्सपेंसिव है। ये LVF जो हार्ट की पंपिंग पावर होता है इसको इंप्रूव करने में मदद करता है और ये ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चलता है, 35-40 दिन में ये ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है, 1-1 घंटा हर दिन ट्रीटमेंट होता है और आज के दिन में इंडिया भर में वाइडली अवेलेबल हो गई है। हमारे 93 सेंटर्स किसी भी कोने में इंडिया के हम लोग पहुंच गए हैं और वहां पे ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इंश्योरेंस अमेरिका में इस पूरे ट्रीटमेंट को अमेरिका में पे किया जाता है करीब करीब $5,400, मतलब ये समझ के चलिए करीब 4 लाख रुपया अमेरिकन गवर्नमेंट की मेडिकेयर पे करती है इस ट्रीटमेंट के लिए। पर इंडिया में कुछ कुछ हद तक ये अभी मिलने लग गई है, जैसे बैंकिंग में, सरकारी बैंक में जितने लोग हैं सबको ECP का ट्रीटमेंट का पैसा मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं, बहुत सालों में अभी भी कुछ है प्रॉब्लम, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट सारा का सारा अवेलेबल हो जाए। चलिए, डॉक्टर्स के लिए इसमें एडवांटेज क्या है? डॉक्टर्स की सबसे बढ़िया है कि जगह नहीं लेता, छोटा सा मशीन है, ज्यादा जगह की जरूरत ही नहीं है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रेन टेक्नीशियन हो, नर्सेस हो, वो ऑपरेट कर सकते हैं। ये सरकार के तरफ से हमने अप्लाई करके हमारे 1-2 सेंटर में इसका परमिशन भी लिया गया कि हाँ भाई टेक्नीशियन, नर्सेस भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर एडवाइस करते हैं और इट इज सो सेफ कि ये हॉस्पिटल सेटअप की जरूरत ही नहीं है। ये सेफ इतनी है कि इसमें हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी क्लिनिक में इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। और ये बहुत जबरदस्त इस पे रिसर्च हो चुकी है, करीब करीब 200 ओरिजिनल रिसर्च है इसके ऊपर और सारे लीडिंग मेडिकल जर्नल्स में ये अप्रूव्ड है और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। तो ये है ट्रीटमेंट। अब इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस ट्रीटमेंट में किया क्या जाता है। एक मशीन है और वो मशीन मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। मेरी किताब है इसके ऊपर, इस किताब को आप देख सकते हैं, ये मेरी किताब है, इसका नाम है गुड बाय बाईपास सर्जरी और ये किताब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए इधर किताब आपको दिखेगा। इस किताब को हमने लिखा है गुड बाय बाईपास सर्जरी, वेलकम नेचुरल बाईपास।
A to Z इंफॉर्मेशन ऑन ECP और EECP। और इसमें आपको मशीन भी दिख रहा है, एक मशीन है जिसमें पेशेंट को हम लोग लेटा देते हैं और उसमें बहुत सारे कफ्स हैं, 3-4 पार्ट होते हैं। एक तो कंप्यूटर वाला पार्ट है, एक बेड है और कुछ जैकेट्स हैं। और ये जैकेट्स में पैर को रैप कर दिया जाता है जैसे आपने ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त किया। मैं आपको दिखाऊंगा ये पूरा प्रोसेस, पर ये मशीन ने बहुत कमाल कर दिया है। बिना बॉडी को काटे आपके हार्ट में नई ट्यूब बन जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो मैं जाऊंगा एक एक करके डिटेल में, पर आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं। पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं ये हार्ट की बीमारी होती क्या है। अगर आप हार्ट के बीमार हैं या नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि किस बीमारी में इलाज का जरूरत है, तो ये बीमारी को एक बार मैं समझाना चाहता हूं। ये बीमारी है क्या? ये बीमारी का नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें ब्लॉकेज हो जाती है। तो कहां पे ब्लॉकेज होती है दिखाना चाहता हूं। देखिए ये हार्ट है, हमारी हार्ट पूरा पंप करता है और पूरे बॉडी को ब्लड पहुंच जाता है। कितने बार पंप करता है आपको मालूम है? 50 से 90 बार पर मिनट में, एवरेज 70 माना जाता है। 70 बार ये पंप करती है, 72 टाइम्स पंप करती है। पूरे बॉडी को हर बार ब्लड पहुंचता है, इसको बोलते हैं सिस्टोल। और जब हार्ट पंप नहीं करता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। जब वो रिलैक्स करता है तो पूरे बॉडी की ब्लड वापस आ जाती है हार्ट में, तो इसको बोलते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल। हार्ट पंप करती है तो हार्ट से ऑक्सीजन भरा हुआ ब्लड पूरे शरीर को जाती है, ऑक्सीजन देती है, और फिर ब्लड ऑक्सीजन लेने के बाद ये जब इम्प्योर हो जाता है वापस आती है, हार्ट उसको प्यूरिफाई करके वापस पंप करता है। अच्छा, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन देता रहता है। हार्ट को खुद को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हार्ट अपने लिए करता क्या मालूम है? अपने लिए 3 ट्यूब ले लेता है, और ये 3 ट्यूब को आप देख सकते हैं, एक तो राइट साइड में, एक लेफ्ट में, 2 है, एक सामने की तरफ है, एक पीछे की तरफ है। यही 3 ट्यूब है जिनसे हार्ट को ब्लड मिलता है। देखिए ये तीनों ट्यूब को मैं दिखा रहा हूं। एक का नाम है RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी। ये करीब 30% हार्ट को सप्लाई करता है राइट साइड की। और लेफ्ट में 2 है, एक फ्रंट में इसका नाम है LAD, एक बैक में इसका नाम है LCX। इन 3 ट्यूब के थ्रू हार्ट को ब्लड मिलता है। और हार्ट की बीमारी में होता क्या मालूम है? इन ट्यूब्स के अंदर ब्लॉक हो जाती है, चर्बी जम जाती है, फैट जम जाती है। आज मैं पढ़ रहा था इस बीमारी को, एक बहुत बड़े डॉक्टर है क्रिश्चियन बर्नर्ड, जिन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। उन्होंने इस बीमारी को नाम रखा है उन्होंने एक्वायर्ड हार्ट डिजीज। एक्वायर्ड मतलब ये बीमारी जन्म से नहीं बनता, हम जानबूझ के इस बीमारी को अपने अंदर पैदा करते हैं, इसलिए एक्वायर्ड बोलते हैं नेचर का दिया हुआ नहीं, हमने बनाया है इस बीमारी को। चलिए ब्लॉकेज बनता कैसे वो दिखाता हूं। बड़े साल लग जाती है इस बीमारी को बनने के लिए। ये देखिए 0 ब्लॉकेज है यहाँ पे, और ये 20 साल की उम्र में हमारी ब्लॉकेज शुरू हुई है। फिर धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। ये देखिए 80% तक ब्लॉकेज हो गई, या 20% ये खुला है। अच्छा, ये 80% ब्लॉक हो जाए तब भी मरीज को कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि वो मरीज अभी भी 5 किलोमीटर पैदल चल पाएगा, लेटना बैठना हर काम कर पाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हार्ट को एक्स्ट्रा 80% ब्लड दिया हुआ है। हार्ट की एक्चुअल जरूरत है 10% और 20%। 10% जब हार्ट की स्पीड कम है, जब आप खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, तब 10%। जब आप चलेंगे तो हार्ट की स्पीड बढ़ेगी, तब आपको 20% चाहिए। तो जब तक चलने फिरने में दिक्कत ना हो तो मरीज बोलता मैं तो ठीक हूं। तो हार्ट का मरीज को पता भी नहीं चलता है 80% ब्लॉक तक। जब जिस दिन उनको चलने में छाती में दर्द और एंजाइना आने लगता है, तब वो पहुंचता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास और पता चलता है उसकी 80% ब्लॉक हो गई है। और इमीडिएटली डॉक्टर उसको डरा देते हैं कि देख लो, यू आर वेरी क्रिटिकल, हार्ट अटैक होने वाला है। अच्छा, हार्ट अटैक की जब बात हो रही तो हार्ट अटैक होता क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। हार्ट अटैक होता क्या है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्लॉकेज अगर बढ़ता जाए तो ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है। वो पर्दा एक दिन स्ट्रेच करता रहता है और एक दिन वो पर्दा बर्स्ट कर जाता है। और जैसे ही वो पर्दा बर्स्ट करता है, वहां से केमिकल्स निकलता है और वो क्लॉट बना देता है। क्लॉट बनते ही वो ब्लॉकेज 100% हो जाता है। और ये एक बार देखिए इस स्लाइड में आपको 100% कैसे बनता है। ये देखिए, ये 0 ब्लॉकेज है एक ट्यूब के अंदर, और इसमें 70-80% ब्लॉक है। ये चर्बी जम गई है और ब्लॉकेज बढ़ रहा है। ये पर्दा, ये जो ब्लॉकेज के ऊपर इंटरनल मेम्ब्रेन है, इंटीमा बोलते हैं इसको, ये एक दिन बस्ट करने वाला है। और ये देखिए जैसे ही बस्ट किया क्या होने वाला है। ये ब्लॉकेज बढ़ रहा था और ये बस्ट कर गया और ये 100% ब्लॉक हो गई, यहाँ पे क्लॉट आ गई। तो हार्ट के पेशेंट को हम लोग एक ही बात समझाते हैं, अगर आप ब्लॉकेज बढ़ाते जाओगे तो एक ना एक दिन ये पर्दा फटेगा। नोट की गड्डी में एक एग्जाम्पल सोच के देखिए, नोट की गड्डी में नोट घुसाते जाओगे तो रबर बैंड एक ना एक दिन तो फटेगा ही। तो हमें ब्लॉकेज को बढ़ाना नहीं, हमें ब्लॉकेज को कम करना है। और अगर कम करना चालू कर दिया तो हार्ट अटैक के चांस खत्म हो गए। आप सोच के देखिए, नोट की गड्डी में नोट नहीं घुसाएंगे तो ही फटने के चांस कम होगा, और कुछ नोट निकाल लिया फिर तो कोई चिंता करने की जरूरत
है ही नहीं। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि हम हार्ट के पेशेंट से ये चाहते हैं कि ब्लॉकेज बढ़े नहीं और वो घटाएं। ये सावल का मेन डिक्टम है। और इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके लिए हम लोग बोलते हैं हार्ट की बीमारी के इलाज का मेन जो कारण है उनको हटाना पड़ेगा। दो चीज जमती है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल मिलता है एनिमल फूड में, जितने तरह के मीट है, मछली है, अंडा है और दूध है। और ट्राइग्लिसराइड मिलता है ऑयल में। इन दोनों को हम लोग को छोड़ने के लिए बोलते हैं, बोलता है ऑयल बिना खाना बनाओ। जीरो ऑयल कुकिंग हमारी बहुत पॉपुलर है। आज पूरे इंडिया भर में जीरो ऑयल का खाना हमारे फॉलोअर्स फॉलो कर रहे हैं। और मेरी अगर यूट्यूब में आप ये जीरो ऑयल कुकिंग की वीडियो देखेंगे तो मिलियंस और मिलियंस, करीब 1 करोड़ लोगों ने इस वीडियोस को देखा है हमारे। और इन दोनों की सप्लाई बाहर से बंद करनी पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का। इसके संग हम लोग ड्राई फ्रूट्स जो कि ऑयल का मेजर सोर्स है उसको भी बंद करवाते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को खून में कम करना होता है, उसके लिए हम एलोपैथी की दवाइयां भी देते हैं। और इसके संग एचडीएल को बढ़ाते हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है उसको बढ़ाने का तरकीब बताते हैं। और उसके साथ आपको याद रखना है, ये 6 तो है ब्लॉकेज बनाने वाले लोग, और इनके संग 6 लोग हैं जो ब्लॉकेज को स्पीड अप कर देती है। ये लोग ब्लॉकेज बनाते नहीं है, ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ा देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ओवरवेट है, स्ट्रेस, ये ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ा देता है। तो हमें वो भी रोकना पड़ेगा कि स्पीड ना बढ़े। और उसके संग हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाले जो चीजें वो है एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट। ये सारे कारण को, हमारा सावल का पहला एम है ये सारे कारण को कंट्रोल करो। और कंट्रोल में भी आपको समझना होगा, मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए। ये सारे कारणों को हमने चारों तरफ बनाया, इसको बोलते हैं सावल सेफ्टी सर्कल। अगर आप कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारे रीजंस को हमने यहाँ पे चारों तरफ लिख दिया और सबके 3 रेंज बना दिए हैं, रेड, येलो, ग्रीन। आपको रेड में रखेंगे तो ब्लॉकेज बढ़ेगा, तो आगे हार्ट अटैक आने वाली है। येलो में लाएंगे तो आपका ब्लॉकेज रुक जाएगा, और ग्रीन में लाएंगे तो आप सेफ हो जाएंगे। और एक को नहीं लाना, सबको एक साथ लाना ग्रीन में। और अगर सारे के सारे ग्रीन में आ गए तो आपको हार्ट अटैक होने का चांस 98% से 99% कम हो जाता है। इसको अगर मैं अलग तरीके से दूं तो ये है सावल का पहला ट्रीटमेंट, जो कि हम बोलते हैं लाइफस्टाइल। जो डिपॉजिट कर रही है ब्लॉकेज, वो 2 चीज है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। इन दोनों को तो हमें बहुत अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके संग जो ब्लॉकेज स्पीड अप करता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, स्मोकिंग और स्ट्रेस, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके संग जो जो चीज फायदा देता है उनको बढ़ाना पड़ेगा, वो है जीरो ऑयल प्लांट बेस्ड फूड, उसके संग वॉकिंग, उसके संग योगा, उसके संग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और एचडीएल। ये अगर हम लोग कर सकते हैं तो हार्ट के पेशेंट का हार्ट अटैक के चांसेस करीब करीब 98 to 99% खत्म हो जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिए। सावल का जो आज स्ट्रेंथ है पूरे वर्ल्ड भर में, इंडिया भर में, उसका मेन कारण है कि हम पेशेंट को रिस्क नहीं रखने देते हैं। हम बोलते हैं आप पहले ये कंट्रोल करो, खाना पीना, रहन सहन, उसके संग मैं एलोपैथी की दवाई दे देता हूं। वंस यू आर प्रोटेक्टेड, आगे हम अब ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा। इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए आप। हमारे पास जब मरीज आता है तो ऑलरेडी उसको बता दिया जाता है कि आप बहुत रिस्क में हो, परिवार को डरा दिया जाता है कि आप मरने वाले हो, देख लो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो घबरा के आते हैं हमारे पास। तो हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल फॉलो करो, उससे ब्लॉकेज कम होगी। आदमी बोलता है तो कितनी ब्लॉकेज कम होगी? हम लोग उनको बोलते हैं 2%, 3% कम होगी। डॉक्टर डी नॉर्निस पहले डॉक्टर ने दिखाया, अगर सारे चीजों को आप कंट्रोल कर दे तो ब्लॉकेज कम होना चालू करता है। 2-3% ब्लॉकेज कम हो जाएगी। आदमी बोलता नहीं 2-3% में हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो फिर हमने इसमें 2 और ट्रीटमेंट ऐड कर दिया और उसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक ट्रीटमेंट। स्लो ट्रैक आपको मालूम है इंडिया में कोर्ट चलते हैं, एक केस लग गया तो 20 साल तक चलता रहेगा। तो ये मजा नहीं आएगा। अभी 40 साल में ब्लॉकेज बनाए, 20 साल में ब्लॉकेज कम करेंगे तो क्या मतलब बनता है? तो आदमी बोलता है सर मुझे जल्दी से कुछ करवा दो, जल्दी जल्दी इलाज हो जाए, पर बॉडी नहीं कटवाऊंगा, ऑपरेशन बिना कुछ करो। तो हमने ये पाया कि 2 और ट्रीटमेंट है। एक का नाम है ईसीपी और एक हम लोग डिटॉक्स करते हैं, जिसमें आईवी ईडीटीए देते हैं और उसके संग बहुत सारा डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट देते हैं। और ये दोनों ट्रीटमेंट को ऐड करने के बाद सावल की पावर काफी बढ़ गई है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लग गए। तो ये ईसीपी के बारे में आज आपको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए समझते हैं सावल प्लस ईसीपी का क्या मतलब है। देखिए सावल की जीरो ऑयल कुकिंग तो हमें चाहिए ही चाहिए, जीरो ऑयल कुकिंग चाहिए ही चाहिए। उसके संग डाइट प्रोग्राम चाहिए, उसके संग डाइट प्रोग्राम मुझे पूरा चाहिए। और याद रखिएगा अगर डाइट और पूरा जीरो ऑयल आप खा रहे हैं और डाइट में पूरा कंट्रोल कर रहे हैं और एलोपैथी की दवाइयां ले रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपका रिस्क पूरा खत्म हो रहा है।
और उसके संग हम ये भी चाहते हैं कि एलोपैथिक दवाई के संग आप ब्लड थिनर हो गया, एंटी एंजाइनल दवाइयाँ वो भी ले लीजिए, वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा। प्लस आपको हम डिटॉक्सिफाई भी करना चाहते हैं। तो ये सारी ट्रीटमेंट को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये हो गया सावल, और उसके संग ईसीपी हो जाए तो सोने में सुहागा। तो ये हम लोग बोलते हैं हार्ट के पेशेंट को कहीं रिस्क छोड़ते ही नहीं है। अपने को ईसीपी भी करना है, लाइफस्टाइल भी करना है, एलोपैथी की दवाई भी लेनी है, डिटॉक्स भी करनी है, और उसके संग अगर आप चाहो होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, मुझे कोई पे परहेज नहीं है। इनफैक्ट हम एडवाइस करते हैं लोगों को कि बॉडी को काटे बगैर नॉन केमिकल वाले जो ट्रीटमेंट है वो बढ़िया होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे हार्ट पेशेंट को सबसे बड़ा ये रहता है कि डॉक्टर साहब आप चाह रहे हैं ऑपरेशन ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने ये भी देखा, मैं थोड़े साल पहले ईसीपी का कॉन्फ्रेंस हुआ था, पूरे वर्ल्ड भर के लोग आए थे चाइना में, और मैं उस कॉन्फ्रेंस में था। और उस कॉन्फ्रेंस में एक स्लाइड मैं दिखाना चाहता हूँ। वो स्लाइड आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना मांगता हूँ। मैं बोलता हूँ यूरोपियन सोसाइटी जो है वो लोग बोल रहे हैं कि भाई 80% ईसीपी का फायदा होता है। अमेरिकन मोस्ट ऑफ द स्टडीज दिखा रहा है 90% लोगों को फायदा होता है। मैं बोलता हूं अगर इसके संग सावल को जोड़ दिया जाए, सावल ईसीपी, तो ये 100% फायदा करेगा, 99% फायदा करेगा। तो याद रखिएगा इन तीनों को जोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये जोड़ना हमें चाहिए। अब ये समझते हैं ईसीपी काम कैसे करता है, क्या करता है, ईसीपी करता क्या है। एक बात याद रखिएगा, मदर नेचर बोल दीजिए, नेचर बोल दीजिए, क्रिएटर बोल दीजिए, भगवान, अल्लाह, गॉड मान लीजिए, जिन्होंने भी हमारे बॉडी को बनाया है वो सबसे बड़ा इंजीनियर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंजीनियर है। और जो मशीन है वो भी वर्ल्ड का बेस्ट मशीन है। इससे बढ़िया मशीन नेचर में हो ही नहीं सकता। आप समझ लीजिए नेचर के हजारों क्रिएशंस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनमें से सबसे कॉम्प्लिकेटेड है ह्यूमन बॉडी। हम लोग बोलते हैं बॉडी को छेड़खानी मत करो। देखिए छेड़खानी का मतलब समझाऊं मैं आपको। एक पेड़ को आप फूल को तोड़ लीजिए और फिर जोड़ के दिखाइए आप हमको। एक पत्ता तोड़ लीजिए पेड़ से, उसको वापस जोड़ के दिखाइए। नेचर को हम जोड़ ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग बोलते हैं बॉडी को काटो मत। एक अनार के सारे दाने को देखिए कितने तरह से, कितने अच्छी तरीके से सारे को पैक किया, इतने तरह तरह के दाने, कहीं कोई जगह खाली नहीं है, हर दाना साबुत है। अब अनार को खोल देता हूं और आप वापस जोड़ के दिखाइए, आप जोड़ ही नहीं सकते। तो याद रखिएगा हमारे बॉडी को जितनी कम छेड़खानी करो उतना बढ़िया। तो हम लोग बोलते हैं बिना छेड़खानी के अगर ट्रीटमेंट होता है वो सबसे अच्छा होता है। अब उस मशीन में कितनी बढ़िया चीज दी है, आप सोच के देखिए। ये मशीन में अपने आप को ठीक करने की कैपेसिटी है, हमारे बॉडी को अपने आप रिपेयर करने का कैपेसिटी दिया गया कि भाई थोड़ी बहुत डैमेज हो जाए, स्किन में स्क्रैच हो जाए तो अपने आप हील कर लेना, हड्डी टूट जाए प्लास्टर कर देगा तो अपने आप जोड़ लेना। ये सब बॉडी के पास एक टेक्नोलॉजी है। प्लस बॉडी में रिजर्व दिया गया है। हमारे हार्ट के ट्यूब में जरूरत है 20 से 30% और सप्लाई दिया गया 100%, 70% एक्स्ट्रा है। अब आप बोलते हो 70 भी ब्लॉक कर दिया, चलिए हमने कोशिश बहुत गलत तरीके से किया और 70 भी ब्लॉक हो गई। अब तो पता चला हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेटअप पड़ी है ट्यूब। देखिए हमारे, आपको मालूम है हमारी एक किडनी हम डोनेट कर दें, किडनी एक्स्ट्रा है हमारे पास हर चीज डुप्लीकेट में दिया हुआ, आंख डुप्लीकेट में, कान डुप्लीकेट में, हाथ डुप्लीकेट में, पैर डुप्लीकेट में, तो डुप्लीकेट में हर चीज है। लीवर में 1/8 काम करता है तो हमारा काम बन जाता है। इतनी रिजर्व हमारे हार्ट, हमारे पूरे बॉडी को दे के रखा है। हीमोग्लोबिन एक आदमी का 15 होता है, 8 में भी चल जाता है वो। तो ये समझ लीजिए हमारे पास रिजर्व है। वैसे ही हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब छोड़ा हुआ है, इनका नाम है कैपिलरीज कोलैटरल्स, एक्स्ट्रा ट्यूब्स हैं और वो बंद पड़ा हुआ है। आपको मालूम है पावर बैकअप होता है कंप्यूटर में, क्या होता है भाई बैकअप, जैसे कंप्यूटर ऑफ हो जाए, बिजली चली जाए तो पावर बैकअप चल जाएगा। तो वैसे ही हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब छोड़ा हुआ है, इनके नाम है कैपिलरीज कोलैटरल्स। और ये एक दो नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, लाखों में है ये ट्यूब्स। और ये ट्यूब बंद पड़ी है, इनको जगा सकते हो आप, इनको खोल सकते हो। कुछ लोग खोलते हैं और वो है स्पोर्ट्समैन जब भागता है तो उनके सारे ट्यूब एक्स्ट्रा वाले खुल जाते हैं। आप देखिए स्पोर्ट्समैन को 1 घंटा भागने दीजिए, वो भाग लेगा। और आप भाग के देखिए, कोई नॉर्मल आदमी भाग के देखे, नहीं भाग पाएगा। क्यों नहीं भाग पाएगा? क्योंकि उनके पास वो एक्स्ट्रा ट्यूब्स बंद है। और अगर वो हर दिन दौड़ने लगे, धीरे धीरे वो सारे ट्यूब्स खुल जाएंगे और उनके हार्ट में हजारों नई ट्यूब आ जाएगा। तो ये जो हजारों नई ट्यूब है, इनको हम खोलते हैं। हार्ट के पेशेंट को हम दौड़ा भी नहीं सकते स्पोर्ट्समैन की तरह, तो उनको हम लोग बोलते हैं आप लेट जाओ, दौड़ने वाला काम मशीन कर देगा। तो ये मशीन कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये समझ लीजिए, इनको हम लोग बोलते हैं स्पोर्ट्समैन्स ट्यूब। ये एक्स्ट्रा ट्यूब्स है हार्ट में, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स को भी थोड़ा मन में डाउट है कितना है क्या है, पर ये कैपिलरीज जो है इनको हम लोग ओपन कर सकते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी है।
हार्ट के पास बहुत ज़बरदस्त रिजर्व है और वो हम लोग एक्स्ट्रा ट्यूब हमारे पास पड़ी है तो क्यों ना उसको हम लोग यूज़ करें, क्यों नहीं हम लोग यूज़ करेंगे, यूज़ करना ही चाहिए। तो एनीवे मैं आगे चलता हूं। अब ये सोचते हैं ये ट्रीटमेंट का करना क्या होता है, इसमें होता क्या है। तो एक बार मशीन को देखते हैं और ये मशीन में क्या काम होता है वो भी देखते हैं। मशीन को दिखाते हैं एक बार। आप देखिए ये मशीन एक और दूसरे कंपनी की मशीन है। ये एक मशीन है, यहाँ पे बेड है और ऐसे जैकेट्स है, 6 जैकेट्स हैं और ये एक कंप्यूटर है इसमें। और इनको हम लोग जोड़ते हैं कैसे हैं वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूं, एक वीडियो दिखाऊंगा। पर ये मशीन करता क्या है वो समझिए। ये मशीन को चलाना बहुत इजी होता है, पेशेंट को लेटा देते हैं हम लोग और ये मशीन चलने के बाद काम क्या करता है वो समझिए। ये देखिए ये ब्लॉकेज है ट्यूब में। बाईपास सर्जरी वाले बोलते हैं भाई हम एक नई ट्यूब लेके आएंगे। बोला कहाँ से लाओगे? बोला बॉडी से काट के लाएंगे। कहाँ से? बोला पैर से काटेंगे, छाती से काटेंगे, हार्ट से काटेंगे और उनको ला के हार्ट में जोड़ देंगे। इतनी बड़ी ऑपरेशन करोगे, हार्ट को रोकोगे कैसे? बोला नहीं, छाती को काट के हार्ट को खोलेंगे, हार्ट को रोक के और उस वक्त एक मशीन से पूरे बॉडी को ब्लड चला। इतनी बड़ी सर्जरी कर दोगे और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? बोला है ना। बोला तो फिर इसको कराओ। ऑल्टरनेट क्या है कि हमारे हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब और पड़ी है। ये देखिए एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब है। अगर इनको हम खोल दें तो ब्लड फिर इधर से ऐसे करके ऐसे चली जाए तो हमारा तो बाईपास हो गया। और ये नेचर ने दिया हुआ है, इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। तो इसमें करना क्या होता है ये देखिए, और करना क्या है वो अभी आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। उस वीडियो में आपको दिख जाएगा कि करना क्या है, क्या करने से ये मशीन को हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं। बहुत सरल है। ये मशीन में कैसे चलाया जाता है ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये पेशेंट को देखिए हम लोग अभी मशीन में लेटा दिए और इनके पैरों में जैकेट लगाया गया है। ये पैरों में जैकेट लगाई गई है और आप देख सकते हैं ये पेशेंट को लेटा के हमारे ये एक बहुत एक्सपर्ट हैं, ये भी ईसीपी के एक्सपर्ट हैं विक्रम, और ये आज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ये सारे जैकेट को लगाते हैं। ये देखिए ये ईसीजी के लीड्स है, जैकेट सारे लग गए। 3 जैकेट लगा है, एक पैर में, एक कफ में, एक थाई में और एक बटक्स में, और ये ईसीजी के लीड लगाए गए हैं। और ये दोनों लगने के बाद इसको अब मशीन को हम लोग ऑन कर देंगे और उसके पहले ब्लड प्रेशर वगैरह भी चेक कर लिया जाता है कि ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं है। और इसके बाद फिर मशीन को ऑन करते हैं। पैर हाथ में एक लीड लगाई गई है, इसमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन हम लोग देख पाते हैं इससे। और ये जैकेट लगा दिया और अब इसके बाद ये देखिए मशीन को ऑन कर दिया, कंप्यूटर को। और ये टेक्नोलॉजी में आपको समझाऊंगा। इसमें अब देखिए ये मशीन ट्रीटमेंट चालू हो गई है। ये जैकेट्स पंप कर रही है, पैरों की ब्लड को हार्ट की तरफ फेंक रही है और ये कंटिन्यूअस 1 घंटे तक चलेगा, 1 घंटे तक चलता है। मरीज आराम से लेटा रहता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। इनफैक्ट इस तरह की इसमें कर्व आने लग जाती है तो हम समझ जाते हैं कि ट्रीटमेंट बहुत सही चल रहा है। और ये इसका कर्व कंटिन्यूअस चलता रहता है। हर हार्ट बीट के संग एक बार मशीन पंप करती है और वो पंपिंग का टेक्नोलॉजी मैं अभी आपको 2 मिनट में समझाऊंगा। तो ये मशीन की ऑपरेशन है। करना कुछ भी नहीं है, आओ लेटो और ट्रीटमेंट जैसे 1 घंटे बाद खत्म हो उठ के अपने घर चले जाओ। गाड़ी चला के आ सकते हो, गाड़ी चला के जा सकते हो। सो इट्स अ वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। और ये ट्रीटमेंट आप सोच सकते हैं कोई बॉडी में कटा नहीं, कोई फाड़ा नहीं, कोई कहीं कोई तकलीफ नहीं। एंड दिस वर्क्स सो वेल, दिस वर्क सो वेल। चलिए एक बार ये मशीन को आपने समझ लिया, मशीन की टेक्नोलॉजी में समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद ये मशीन काम कैसे करती है, ये मशीन को एक बार फिर से दिखाता हूं मैं। एक बार मशीन को देखिए काम कैसे करती है। ये देखिए ये ईसीजी लगी हुई है यहाँ पे और ये जैकेट्स लग गई है। अब मशीन जैसे ही स्टार्ट होगा तो क्या होने वाला वो समझिए। ये हार्ट है, ये हार्ट जब पंप करता है इसको बोलता है सिस्टोल। तो क्या होता है, यहां से ब्लड निकल के आपको दिख रहा है एरो नीचे जा रहा है और पूरे पैरों को ब्लड भर देता है और उस वक्त जैकेट ढीला हो जाता है, इसको बोलते हैं सिस्टोल। ये करीब 1/3 सेकेंड के लिए होता है, 300 मिली सेकेंड के लिए। और जैसे ही मशीन ये देख लेता है, ईसीजी लगी होती है पेशेंट की कंप्यूटर में, कंप्यूटर मशीन को बता देता है कि देखो अब हार्ट ने पंप कर दिया, सिस्टोल इज कंप्लीट। और इमीडिएटली ये जैकेट स्क्वीज करना चालू करता है। पहले ये करता है, फिर ये करता है, पहले नीचे वाली करती है, उसके बाद वाली करती है, उसके बाद, और सारा ब्लड को स्क्वीज करके हार्ट की तरफ धकेल दिया जाता है। तो मतलब हर बीट में ये होने वाला है। एक बार हार्ट पंप करेगा तब जैकेट ढीला हो जाएगा और जब
हार्ट वापस ब्लड को खींचेगा तो जैकेट्स पंप करके उस ब्लड की स्पीड को बढ़ा देगा। आपको मैं अगर और अच्छा सा एग्जांपल समझाऊं तो एक झूला समझ लीजिए। झूला पीछे से धक्का होकर आपके तरफ आया, आपने कुछ नहीं किया, रोका नहीं उसको, जब वो लौट के जा रहा था तो पीछे से धक्का मारा तो क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई। और आपको मैं बताऊं, डायस्ट्रोल जो होता है उस वक्त हार्ट को ब्लड मिलता है। हार्ट जब पंप करता है पूरे बॉडी को ब्लड मिलता है, और जब हार्ट पंप नहीं करता है उस वक्त हार्ट को ब्लड मिलता है, क्योंकि हार्ट उस वक्त रिलैक्स होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया होता है तो उसके अंदर ब्लड जा ही नहीं पाता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है तब उसको ब्लड मिलता है डायस्ट्रोल के वक्त। और उस वक्त पैर से सारी ब्लड आई और हार्ट के सारे ट्यूब्स को खोल दिया। और ये कितने बार होगा आप सोच सकते हैं? 1 मिनट में अगर हार्ट 72 बार कर रहा है तो मशीन भी 72 टाइम्स करेगा। और अगर 1 घंटा तक चलेगा तो 72 इंटू 60 करीब 4200-4300 बार होगा। और हम लोग करीब 40 घंटा इसको कराते हैं, 35 से 40 घंटा होता है। हम बोलते हैं 40 इज द बेस्ट। तो 40 आवर्स के लिए उनको स्क्वीज करवाते हैं। करीब 1.25 लाख टाइम हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड मिलता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है मालूम है आपको? मैं रिजल्ट दिखाना चाहता हूं उसके 35 दिन बाद क्या होने वाला है। वो पिक्चर आप देखेंगे तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। ये 3 ट्यूब थे पहले, ट्रीटमेंट के पहले, और ये ट्रीटमेंट के बाद आपको दिख रहा है सारे ट्यूब्स खुल गए। हजारों नए नए छोटे 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 ट्यूब खुल गए। अब अगर बड़े बड़े ट्यूब में ब्लॉक भी हो तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है स्पोर्ट्समैन को हार्ट अटैक होता है, उसको तकलीफ नहीं होती है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके सारे कोलैटरल्स खुले होते हैं। तो ये कोलैटरल्स, कैपिलरीज, इनको हम लोग खोल देते हैं। 35 से 40 दिन का इलाज होता है। मैं एक कलर पिक्चर इसी का भी दिखाता हूं। ये दिख रहा है आपको? ये तो 3 मोटे वाले ट्यूब है और इनके हजारों छोटे 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 ट्यूब हैं, और इनको हम खोल देते हैं तो हमारा नेचुरल बाईपास हो गया और ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी बोलता सर किनको ये ट्रीटमेंट करना चाहिए? तो पहला है दोज हु हैव ऑलरेडी डन बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, और सिम्टम्स वापस आ गए, उनका बाईपास एंजियोप्लास्टी हो चुका है और फिर से तकलीफ चालू हो गई है, तो इन लोगों को तो ट्रीटमेंट की जरूरत है और इनको ईसीपी तो मस्ट है। ऐसे लोग हैं जिनकी बाईपास सर्जरी की गई है या बोला गया है कि करना पड़ेगा, पर डिफ्यूज ब्लॉकेजेस थे जिससे बाईपास नहीं हो पा रहा। बहुत सारे मल्टीपल ब्लॉकेज है, कोई का किडनी खराब है, ऐसे लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। हम लोग बोलते हैं आप नेचुरल बाईपास कराओ। जो लोग बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टिक कराना नहीं चाहते, देखिए कोई भी अगर ऑप्शन दिया जाए कोई नहीं कराएगा। मेरे को कोई ऑप्शन दे, सर आपका पेट में दर्द है, मैं ऊपर से चेक कर लूं और पेट काट के चेक कर लूं, तो मैं बोलूंगा भाई पेट काटने की जरूरत नहीं, ऊपर से कर लो, पहले तो हमको ऊपर से ही कर लेना। तो जिनको बाईपास सर्जरी बोली गई, हम बोलते क्यों करवाओगे आप ये ट्रीटमेंट कराओ, खाना पीना और लाइफस्टाइल फॉलो करो, दवाइयाँ खाओ, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और बाईपास के बाद भी तो दवाई खाना पड़ेगा, उसके बाद भी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, तो अभी से करो और आपका नेचुरल बाईपास करवा देते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? वो कैंडिडेट जिनके छोटे छोटे ट्यूब है, जिनमें बाईपास करना बहुत मुश्किल है, मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, इनके लिए ये ट्रीटमेंट है। वो पेशेंट जिन्होंने बाईपास एंजियोप्लास्टिक कर भी लिया है फिर भी तकलीफ वापस एंजाइना आ गई है, तो उनके लिए जो लोग बोलते हैं मुझे लाइफस्टाइल उतना अच्छा फॉलो नहीं कर सकते, हम बोलते तो फिर तो नेचुरल बाईपास करा ही लो। ये नेचुरल बाईपास की मेरी जो किताब है उसको मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ। आज मेडिकल साइंस के बारे में जितनी नॉलेज है, A to Z इंफॉर्मेशन ऑन ECP मैंने इस किताब में लिखा है। इस किताब को करीब हमने 2010 में पब्लिश किया था और ये किताब अब काफ़ी लोगों तक, मैं बोलता हूँ कोई भी इंफॉर्मेशन नेचुरल बाईपास के बारे में चाहिए, ECP के बारे में चाहिए, आप पढ़ लो, मैंने सारा लिखित में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये किताब को हमने रिलीज किया था 3rd इंटरनेशनल ECP सिंपोजियम जो कि चाइना में हुई थी, बीजिंग में, वहाँ पे हमने इसको रिलीज किया था। अब आदमी बोलता है सर ये मशीन कब शुरू हुई, कैसे हुआ? मैं आपको बता दूं, ये मशीन की शुरुआत हुई थी, ये मशीन की शुरुआत हुई थी 1950s में। एक 2 लोग थे हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में, ये जो दोनों लोग हैं ये दोनों भाई थे और इन्होंने कैंट्रोविच करके थे, ये लोग 2 भाई थे, उन्होंने पहला शुरू किया कि भाई इस तरह का एक ट्रीटमेंट हम लोग सोचते हैं। और उनके बाद 1960s में, 70s में, 80s में धीरे धीरे करके इस मशीन को डेवलप किया गया। पहले ये मशीन बड़ी गड़बड़ थी, बहुत इसमें कम्बरसम था। इसमें एक लोहे की जैकेट्स होती थी, लोहे के जैकेट के अंदर पैर घुसाते थे और उसके अंदर पानी डाल के मशीन से पंप करते थे, वेरी डिफिकल्ट था। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा किया है, दिख रहे हैं यहाँ पे एक छोटी हो गई, ये छोटा हुआ है और इनके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। आज करीब करीब मैंने आपको बोला इस मशीन को डेवलप करने में 30 साल लग गई थी, पर जो साइंटिस्ट थे उनको बहावा है कि उन्होंने छोड़ा नहीं। और सबसे बड़ा काम किया चाइना में, जेंग करके एक थे,
उन्होंने सबसे ऊपर काम किया, उन्होंने ये जैकेट्स बना दिया। और जैकेट्स बनने के बाद ये देखिए वहाँ पे चाइना में मैं गया था, वहाँ पे इस तरह की रिसर्च किया उन्होंने, पिग्स के ऊपर ये रिसर्च किया गया और इस तरह से इसको रिसर्च करके देखा गया कि ये, और इनमें सबसे जो बड़ा रोल अदा किया था वो है एक मिस्टर हुई करके, जॉन एफ हुई, उन्होंने जॉन सी हुई, उन्होंने एक कंपनी खोली थी वेसो मेडिकल। उनके नाम से ये जो ईसीपी का था उन्होंने इसके थोड़े से नाम बदल दिए, उन्होंने बोला ईईसीपी, ये वेसो मेडिकल की दी हुई टर्म है, तो पर आजकल दोनों यूज कर सकते हैं, आप ईसीपी भी कर सकते हैं, ईईसीपी भी कर सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग्स। ये जो मशीन है इसके बाद बहुत तरह के इंप्रूवमेंट आने लगी और आजकल की लेटेस्ट मशीन ये है। और ये मशीन कहाँ कहाँ अप्रूव्ड है मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर बहुत जबरदस्त रिसर्च हुई है, पूरे वर्ल्ड भर में रिसर्च हुई है और 200 से ज्यादा ओरिजिनल रिसर्च हुई है इसके ऊपर। और इसमें एक 5 ईयर स्टडी था, 5 साल तक इस मशीन का असर उन्होंने चेक किया। लाउसन करके एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है जॉन हुई के संग मिलके, और उनके साथ चाइना में जेंग ने बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया। इन दोनों का बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है ईसीपी रिसर्च के ऊपर, पर तब भी इनको अमेरिका में परमिशन नहीं मिल पा रही थी। तो आए एक इंडियन डॉक्टर जिनका नाम था रोहित अरोड़ा, उन्होंने एक स्टडी करवाया जिसका नाम है ईसीपी मस्ट। उन्होंने क्या किया, मल्टी सेंट्रिक स्टडी किया, उन्होंने बहुत सारे सेंटर में ईसीपी का लिया उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, इसको बोलते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। उन्होंने कुछ पेशेंट्स को ईसीपी कराया और कुछ को खाली मशीन लगा के, जैकेट लगा के, थोड़ी सी हवा डाल के बोला आपकी ट्रीटमेंट चल रही है। और उसके बाद उन्होंने करके दिखाया कि जो लोग ईसीपी कर रहे हैं वो लोग काफी फायदे में हैं। और इसके बाद अमेरिकन एफडीए ने इसको अप्रूवल दिया और उसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी पे करना चालू कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी पहले पे नहीं कर रही थी, पर जब ये मेडिकल साइंस की तरफ से फुल प्रूफ उनके पास रिसर्च आया, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की ईसीपी वर्क्स, देन दे हैड नो अदर ऑप्शन। उससे पहले उन्होंने अप्रूवल दिया था पर इंश्योरेंस पे नहीं मिल रहा था, तो ये रिसर्च ने, उसके बाद इंटरनेशनल ईसीपी रजिस्ट्री आई, उन्होंने 2003 के बाद बहुत सारे रिसर्च किया। एक पीच ट्रायल आया, जो लो पंपिंग पावर है उनके ऊपर इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। तो इस तरह से 2005 तक और अभी भी इनके ऊपर बहुत रिसर्च चल रहे हैं। हमने एक रिव्यू आर्टिकल अभी बहुत इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया है, उसमें किस तरह से ये बीमारी का ट्रीटमेंट होता है और इसके ऊपर कहाँ कहाँ कितनी रिसर्च हुई है, वो भी हमने करीब करीब 10 आर्टिकल, 10 रिसर्च हम लोग ने पब्लिश किया हमारे रिसर्च स्कॉलर के थ्रू। 1994 में इसको पहला अप्रूवल मिला था। एफडीए का नाम, मतलब आपको बता दूं, ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा कंट्रोल रखा हुआ है अमेरिका। और ये एफडीए अप्रूवल हुए बगैर लोग कुछ भी नहीं करते। इंडियन गवर्नमेंट की रूल क्या मालूम है, मशीन के बारे में उन्होंने बोला है अमेरिकन एफडीए जिसने जो भी चीज अप्रूव्ड है वो इंडिया में अप्रूव्ड है। हमने इस अप्रूवल के बेसिस पे ईसीपी का अप्रूवल लिया हमारे क्लिनिक्स में और ये अप्रूव्ड है। और उसके बाद ये मेडिकेयर ने अप्रूवल किया 1990 के बाद, 99 के बाद जब ये रोहित अरोड़ा जी ने ये रिसर्च करके दिखाया कि इसका रियल फायदा है। उसके बाद अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, इन्होंने इसको एग्री किया और फिर यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने एग्री किया, चाइनीज मेडिकल एसोसिएशन ने एग्री किया और इंडिया में तो एफडीए का ही अप्रूवल चलता है सारी मशीन के लिए। तो ये ट्रीटमेंट आजकल काफी पॉपुलर हो गई और इसमें एक सपोर्टर और थे जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, आपको मालूम है साइंटिस्ट आदमी थे, उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने एक बार 2 मीटिंग में उनकी जो लेक्चर थी उन्होंने ईसीपी की बात लाई, जहां पे उन्होंने उनको बुलाया था वो डॉक्टर जो बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, उन्होंने जाके उनको अपोजिट बात बताई। उन्होंने बोला कि ये जो, उन्होंने ये बताया कि ये जो ईसीपी ट्रीटमेंट है ये रिप्लेस करने वाला है सबको, और अगर कलाम को आप फिलोसोफर मानते हैं, अगर फ्यूचरिस्ट मानते हैं, तो ये उन्होंने पहले ही बोला था कि आज नहीं थोड़े साल कोई भी आदमी अपने बॉडी को काटना नहीं चाहता। उन्होंने बोला 1970 में पहले बाईपास का एरा था, हर कोई बाईपास करा रहा था, फिर 1980 में आ गई एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी के बाद आ गई 2000 में आ गई, 90 में आ गई स्टेंट, उसके बाद 2000 के बाद ईसीपी आया और वो बोलते थे कि ये ईसीपी एक दिन सारे ट्रीटमेंट को रिप्लेस करेगा क्योंकि लोग इसी को प्रेफर करेंगे। और प्रेफर इसलिए करेंगे कि ये
मेडिकेयर क्या होता है, कोई ने पूछा है। ये मेडिकेयर होता है अमेरिकन गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी। अमेरिका में कोई भी आदमी भी कोई इंश्योरेंस नहीं ले तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस देता है, और वो गवर्नमेंट इंश्योरेंस का नाम है मेडिकेयर। तो अमेरिका में मेडिकेयर जो उसको इंश्योरेंस पे करने लग जाता है, बाकी सारे प्राइवेट वाले भी उसको मान जाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है अमेरिका की जो गवर्नमेंट से ऑपरेटेड होता है। कोई भी आदमी को मेडिकेयर का कवरेज दिया जाता है जो वहां पे टैक्स पे कर रहा है। तो एनीवे ये ट्रीटमेंट काफ़ी पॉपुलर होते जा रही है, और मैं बताता हूँ ये बाईपास सर्जरी से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसमें काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बाईपास सर्जरी और ये नेचुरल बाईपास दोनों के अंदर कंपैरिजन करके देखिए। बाईपास सर्जरी को हम लोग बोलते हैं, हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं CABG, और ये नेचुरल बाईपास। देखिए बाईपास सर्जरी में सीवियर कटिंग ऑफ द बॉडी होती है, और ये नॉन इन्वेसिव है, नो पेन, सेफ, 1 आवर पर डे। इसमें 3 से 4 ब्लॉक्स एट ए टाइम कंट्रोल किया जाता है, बाईपास किया जाता है। इसमें सारे ब्लॉक्स को एट ए टाइम सॉल्व करता है। बाईपास सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव है या लेस एक्सपेंसिव है। कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट हजारों हैं बाईपास सर्जरी का, और ये नेचुरल बाईपास का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेनिफिशियल इफेक्ट्स होता है, बहुत सारे फायदे वाले इफेक्ट्स होते हैं इसके। और बाईपास सर्जरी में हाई रीब्लॉकेज रेट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, और पंपिंग भी बढ़ जाती है। तो अगर हम बाईपास सर्जरी से कंपेयर करें तो ये अच्छा माना जाएगा। मैं और आपको कुछ स्टडीज ट्रायल दिखाना चाहता हूं। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि दिस इज अ फ्यूचर ट्रीटमेंट। मैं बाईपास के खिलाफ हूं, मैं एंजियोप्लास्टी के खिलाफ हूं, और एंजियोप्लास्टी के खिलाफ क्यों हूं वो भी मैं बता दूं। कल मेरी लेक्चर है एंजियोप्लास्टी के ऊपर। देखिए पहले इन्होंने आके बोला एंजियोप्लास्टी है क्या, समझिए पहले। ये देखिए ये ब्लॉकेज है, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं हम एंजियोप्लास्टी करें। भाई क्या करेंगे आप, बोले इसमें एक बैलून डाल देंगे और बैलून को फुला देंगे। ये बैलून डाला और बैलून को फुला दिया, काला रंग का बैलून है। अब ब्लॉकेज साइड में दब गई। अब जैसे ही बैलून निकाल लोगे तो फिर वापस आ जाएगी। पर पहले इन्होंने यही क्लेम किया था एक बार बैलूनिंग कराओ जिंदगी भर काम करेगी। जब ये फेल होने लगा तब इन्होंने बोला इसमें स्टेंट लगाना पड़ेगा, तो स्टेंट लग गई। स्टेंट लगाने के बाद पता चला स्टेंट के अंदर ब्लॉक आने लग गई वापस। तब इन्होंने बोला ये ऑर्डिनरी है, इसके जगह स्पेशल स्टेंट लगाना होगा गोल्ड का। उसके बाद उन्होंने बोला ये भी फेल है तो रेडियो एक्टिव स्टेंट। उसके बाद ये भी फेल है तो बोले ड्रग कोटेड स्टेंट। इन बिटवीन 2-3 तरह के और आए गए। ये जितने तरह के एंजियोप्लास्टी है सारे बॉडी के संग छेड़खानी करती है, इसलिए ज्यादा चला नहीं। और आपको मैं बता दूं ये स्टेंट के जो दाम है 1,000 रुपए में बनती है। ये इंडिया इंपोर्ट करती है 10,000, 5,000, 7,000 में। सरकार ने 2 साल पहले रियलाइज किया कि इंपोर्ट होती है 10,000 में, बिकता है 2 लाख में। सरकार ने बैन लगा दी इसके ऊपर, बोला कोई भी स्टेंट इंडिया में 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं बिक सकता है। और ये 2017 में किया गया फरवरी में। ये एक इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रोल अच्छी रही कि उन्होंने ये जो स्टेंट का अनाप शनाप कॉस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ने बना के रखा था, और इस कॉस्ट के लिए वो लोग ब्लैकमेल करते थे। उन लोग बोलते थे नहीं आप ऑपरेशन कराओ नहीं तो मर जाओगे, ऐसे डरा देते थे कि आदमी घबरा जाते थे और ऑपरेशन कर लेते थे। तो इंडिया में ये स्टेंट को बैन बोल दिया गया कि 30,000 से ज्यादा अगर स्टेंट का दाम लोगे तो हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा। सो एनीवे एक और ट्रायल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बारी ट्रायल करके आई थी। ये बारी ट्रायल था बाईपास एंजियोप्लास्टी इन्वेस्टिगेशंस, रिवास्कुलराइजेशन इन्वेस्टिगेशन। ये 1996 में आई थी। उन्होंने दिखाया था कि एंजियोप्लास्टी और स्टेंट में 5 साल के बाद अगर देखा जाए तो 14% मारे जाते थे, और बाईपास के बाद 12% मारे जाते थे। और ईसीपी ट्रायल 5 साल बाद भी दिखाया कि 12% ही डेथ हो रहा है। तो मतलब ऑपरेशन कराओ और ईसीपी कराओ दोनों सेम है। और ये भी दिखाया हार्ट अटैक अगर 5 साल के लिए देखा जाए, 5 साल फॉलो करके इन्होंने देखा कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी में जितने हार्ट अटैक हो रहे हैं ईसीपी में उतने ही हो रहे हैं। अगर हमारी दोनों ट्रीटमेंट सेम है तो फिर करना क्या है, क्यों बेकार का ऑपरेशन कराओगे। और ये भी दिखाया उन्होंने कि ईसीपी को तो रिपीट करा जा सकता है। ये देखा गया है एंजियोप्लास्टी में रिपीटेशंस बहुत हो रहे हैं, बार बार एंजियोप्लास्टी ब्लॉक हो रहा है। 1 साल के बाद देखा गया ये वापस करना पड़ रहा है एंजियोप्लास्टी, और ईसीपी भी करना पड़ा है। ईसीपी बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते ईसीपी के बाद, उनको रिपीट हम लोग करवाते हैं, इसको बोलते हैं बूस्टर डोज। तो ईसीपी को भी रिपीट किया गया, पर एंजियोप्लास्टी की तरह इनकी खराब रिजल्ट नहीं है, इससे बढ़िया रिजल्ट है। मैं तो एंजियोग्राफी भी नहीं चाहता हूं क्योंकि ये तार घुसाई जाती है हमारे बॉडी में। आजकल आ गई है नई एंजियोग्राफी, इसका नाम है सीटी एंजियोग्राफी, तो इसको हम कराने की रिकमेंड करते हैं। सो नेवरदलेस मैंने आपको एक बात बता दिया, ये ट्रीटमेंट काफी पॉपुलर होता जा रहा है, पूरे
वर्ल्ड भर में पॉपुलर हो रहा है। अमेरिका में 1000 मशीनें, चाइना में कई हजार मशीनें लग गई है और पूरे वर्ल्ड भर में ये मशीन धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, लोगों को इसकी रिजल्ट मिल रही है। और ये करता क्या है, ये जितने एक्स्ट्रा ट्यूब्स हैं उनको खोलता भी है और ट्यूब्स को थोड़ा चौड़ा भी कर देता है प्रेशर से, और ये एंजियोजेनेसिस करता है, मतलब नई ट्यूब क्रिएट करता है। हार्ट में जब ये बार बार प्रेशर पड़ता है, चाइनीज लोग जो रिसर्च हुई थी वो लोग दिखा रहे हैं कि उसमें नई ट्यूब्स खुल जाती है। तो ईसीपी से एंजियोजेनेसिस होता है और इसमें वेंट्रिकल के ऊपर का लोड भी कम हो जाता है और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है। ये सब के वजह से ये ट्रीटमेंट काफ़ी पॉपुलर हो रही है। लोग मुझे पूछते हैं सर फिर एक कार्डियोलॉजिस्ट का क्या इसके बारे में ख्याल है। कार्डियोलॉजिस्ट ने कंस्पिरेसी किया इसके लिए। कंस्पिरेसी क्या है मालूम है, उन्होंने देखा कि ईसीपी जो है ये बाईपास एंजियोप्लास्टी को मार सकता है, इसको ये हरा सकता है, क्योंकि इसमें काटने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट सेम है। और ये भी नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट गलत है, क्योंकि रिसर्च होके सारा प्रूव हुआ है। तो उन्होंने एक छोटा सा काम किया, बोला हाँ इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, वेरी गुड ट्रीटमेंट, बट इसको करना किसको मालूम है, आम आदमी को, जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी उनको करने की जरूरत है। जिनकी बाईपास हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, कई बार हो गई, उनके लिए ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहेगा। मतलब खराब से खराब पेशेंट को तो करवा दो और अच्छे पेशेंट को हमारे लिए छोड़ दो, हम ऑपरेशन कर लेंगे। अरे भाई, तो उल्टा बात कर रहे हो आप। खराब से खराब को तो आप ऑपरेशन कर लो और अच्छे से अच्छे को हम लोग को दे दो। तो ये कार्डियोलॉजिस्ट ने एक ऐसा कर दिया, लोगों ने बोलते हैं इस पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं नो होप पेशेंट। जिन पेशेंट का कुछ नहीं हो सकता उनको आप ईसीपी करा लो, और जिनका बाईपास एंजियोप्लास्टी पॉसिबल है उनको हम बाईपास एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। तो मतलब खराब से खराब पेशेंट को तो आप ईसीपी करवा दोगे और अच्छे से अच्छे पेशेंट को, दिस इज लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे। पर उनको मालूम है कि एक ईसीपी कराऊंगा 2500 मिलेगा। मेदांता हॉस्पिटल में मशीन लगी है, 3500 रुपए लेते हैं, पर वो लोग इसको लास्ट में रखे हुए। बोलते हैं नहीं, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट वहां से पूछिए कि ये आप करवाते हैं, बहुत अच्छा है, तो ये तो बोला नहीं हम लोग कराते हैं खाली उन केसेस को जो खराब है, जिनमें ऑपरेशन नहीं हो सकता उन्हीं को करवाते हैं। तो दिस इज अ रॉन्ग थिंग। वो लोग ने इसको नो होप केस करके सारा खराब करके रखा हुआ है। एनीवे, मेरे पास अब बहुत सारा टाइम है आपकी क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं। मैंने 15 मिनट रखा था कि आपको मैं क्वेश्चंस के जवाब दूं। ये ईसीपी कितना दिन किया जा सकता है और कितना घंटा किया जा सकता है। देखिए, ईसीपी करने का तरीका मैं आपको एक बार समझा दूं। अच्छा, ईसीपी करने का तरीका मैं एक बार समझा दूं आपको। ईसीपी करीब 1 घंटा किया जाता है डेली, और इसको करीब करीब 40 दिन तक हम लोग करवाते हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट है जो 200 घंटा कर चुके हैं। मेरे पास एक पेशेंट वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे पास, बहुत पैसे वाले पेशेंट है, उन्होंने बोला सर मेरे घर पे मशीन लगा दो, और हमारे डॉक्टर जा के उनको ट्रीटमेंट करते हैं। 200 घंटा कर चुके हैं। वो बोलते हैं सर मेरे को बहुत अच्छा रहता है, और उनके न्यूरोलॉजिकल कारण के वजह से उनसे वॉक ज़्यादा होता नहीं है, तो वो ईसीपी ऑलमोस्ट महीने में 5-7 बार करवा लेते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। बूस्टर हर 3 महीने में ले सकते हो, 1 साल के बाद रिपीट भी किया जा सकता है। इससे क्या होता है मालूम है, आप जो बीच में एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया, थोड़ा बहुत ट्यूब खुली भी बंद हो गई, उनको वापस चलाया जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर वाल्व खराब हो तो ईसीपी कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, एक ही जगह हम लोग मना करते हैं जिसमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन बोलते हैं, उसमें ईसीपी नहीं कर सकते। तो बाकी जो छोटे मोटे वाल्व की प्रॉब्लम है उसमें हम लोग ईसीपी कर सकते हैं। एओर्टिक रिगर्जिटेशन में हम लोग को नहीं करना चाहिए। ये वो भी माइल्ड एओर्टिक रिगर्जिटेशन तो भी कर सकते हैं, पर मॉडरेट टू सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन इज अ कंट्रा इंडिकेशन, इसको नहीं करना चाहिए। मैं आपको और एक क्वेश्चन आया है कि नॉर्मल आदमी को ईसीपी करा सकते हैं कि नहीं। क्यों नहीं करा सकता, नॉर्मल आदमी भी कर सकता है, और मेरे पास करते हैं। एक हस्बैंड आया ट्रीटमेंट कराने, वाइफ बोलती है मेरे भी फैमिली हिस्ट्री खराब है, अब मेरा भी करवा दो, तो हम लोग करते हैं ऐसा बहुत सारी जगह में। अगर पेशेंट ने मिस कर दिया, आपने बोला भाई 35 घंटा या 40 घंटा करना, बीच में मिस हो गई तो क्या होगा, कोई बात नहीं है, 1 या 2 दिन तो मिस कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीक में 1 या 2 दिन मिस करने में दिक्कत नहीं है। अमेरिका में आपको मालूम है सैटरडे संडे कोई काम नहीं करता, जहां पे ईसीपी डेवलप हुई थी, तो वहां पे वो लोग बोलते हैं वीक में 5 दिन। हम इंडिया में हम बोलते हैं भाई हम संडे वनडे नहीं जानते, हमारे यहाँ तो 7 ही दिन होगा। मरीज कोई बाहर से आके ट्रीटमेंट करा रहा है दिल्ली में या कोई भी सेंटर में, उनको मैं बोलूँ 2 दिन हम बीच में ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे, क्या मतलब बनता है। तो हमारे इंडियंस की वर्क की जो कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, और मैं लोगों को बोलता हूँ क्यों बेकार का उनको तंग कर रहे हो, कर दो हर दिन। तो इनफैक्ट ये भी पूछा जाता है कि सर अगर दिन में 2 बार करें, तो यंग लोगों को हम लोग दिन में 2 बार भी करवा देते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। और कोई कारण में करवा सकते हैं कि नहीं, कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है और भी कोई कारण में इसको किया जा सकता है।
यस, ब्रेन के स्ट्रोक केसेस में भी किया जा सकता है, उसकी भी रिजल्ट अच्छी मानी जाती है। अल्जाइमर में इसका अच्छा रिजल्ट माना गया, इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है। तो बहुत सारे और हमने ये भी देखा है कि ये ट्रीटमेंट से ब्लड प्रेशर इंप्रूव कर जाती है, शुगर इंप्रूव कर जाती है, इससे काफ़ी सारे फायदे होते हैं। जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है या स्टेंट हो चुका, उनको दे सकते हैं कि एकदम दे सकते हैं, उनमें तो मस्ट है, क्योंकि आज बाईपास सर्जरी हो गई है, अरे कल फिर रीब्लॉकेज हो जाएगा, तब कहाँ जाओगे? तो ब्लॉकेजिंग तो आपने रोका ही नहीं है, तो फिर बंद हो जाएगी। और नेचुरल जो ब्लॉकेज बनी थी 30-40 में भी नहीं है, बाईपास के बाद 40 साल लिखवा लाइए, कोई नहीं है, 2-5 साल में सब बंद हो जाते हैं। मेरे पास तो 6-6 महीना बाईपास के बाद लोग आ जाते हैं। तो मैं बोलता बाईपास कर लिया कोई बात नहीं, अब करा लो नया ट्रीटमेंट, क्योंकि वो नए ट्यूब्स भी आपके रहेंगे और बाईपास किए हुए ट्यूब्स भी रहेंगे। एक ये क्वेश्चन आता है सर, इंडिया में अप्रूवल, मैं बोला कोई भी मशीन का ट्रीटमेंट है, इनकी एक ब्लैंकेट परमिशन है कि अमेरिकन एफडी अगर अप्रूव कर रहा है तो हम लोग भी अप्रूव कर रहे हैं, तो इसलिए इसका अप्रूवल का कोई स्पेशल केस नहीं है। पर मैं आपको ये बता दूं, दिल्ली में कम से कम 6-7 बड़े हार्ट के हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बम्बई में है, एशियन हार्ट में है, अंबानी हॉस्पिटल में है, दिल्ली में मेदांता में है, मूलचंद में है, और भी हॉस्पिटल्स में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो पर उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि वो लोग इसको कम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ऑपरेशन का केस खराब ना करें। एक ऑपरेशन में 3 लाख 4 लाख 5 लाख मिल जाएगी, इसमें 2000-1000 लेके हम क्या करेंगे? तो दे आर नॉट हैप्पी विद द ट्रीटमेंट, स्पेशली मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी कोई साइड इफेक्ट्स है कि नहीं? मैं आपको बताऊं साइड इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है। वो जो बेल्ट लगाते हैं कभी कभी टाइट हो जाता है तो स्किन में थोड़ा रश बन सकता है, और कोई साइड इफेक्ट मैंने देखा नहीं है। बेसिकली बहुत कम साइड इफेक्ट होता है, इस ट्रीटमेंट को सेफ मान के चलिए आप। ये लिख रहे हैं कि भाई अगर ये लॉकडाउन चल रहा है, अगर कोई का बड़ा गैप हो जाए, 10 दिन का 15 दिन का गैप हो जाए, तो भी इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया जा सकता है। पर ये बोलूंगा मैं कि आप 4-5 ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा करवाइए, क्योंकि वो जो लॉस हो गया उसको मेकअप तो करना बहुत जरूरी है। पंपिंग पावर को बढ़ा सकता है कि नहीं सीपी? यस, मैंने हजारों केसेस देखे हैं जहां पे हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ जाती है। देखिए, हार्ट अटैक होने के बाद हार्ट की पंपिंग कम हो गई, कुछ एरिया तो कंप्लीटली डेड है, उसको कोई रिवाइव नहीं कर सकता। कुछ एरिया हाफ डेड होता है, डैमेज्ड होता है, उनको अगर ब्लड मिल गया अच्छा तो वो वापस रिकवरी कर जाता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो 20% पंपिंग है, 50% आ गई, 30% का 40% आ गया। तो उम्मीद रखिए कि ईसीपी से हार्ट की पंपिंग बढ़ेगी। हर का इक्वल होगा ये मैं नहीं बोल सकता, पर कुछ ना कुछ हद तक पंपिंग इससे बढ़ती है। और उसके संग हम एलोपैथी की दवाई तो दे ही रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ईसीपी के संग आप क्या क्या कर सकते हो? भाई खाना पीना रहन सहन हमारा सावल वाला करना ही पड़ेगा, उसके संग एलोपैथी की दवाइयाँ हम देंगे ही देंगे। हमारी आप सेफ्टी सर्कल में ग्रीन में लाइए, उसके बाद ईसीपी की बात करेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जगह ये ईसीपी करना नहीं चाहिए? 3-4 एब्सोल्यूट इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन हम बोलते हैं। एक तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पैर में क्लॉट आई हुई है पैर के मसल्स में, उस वक्त पैर के मसल्स को आप दबा नहीं सकते, तो ये कंट्रा इंडिकेशन है। सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन में नहीं कर सकते। एक और एरिथमिया, बहुत फास्ट हार्ट की स्पीड चल रही है, उसमें आपको नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दवाई देके पहले एरिथमिया को कम करना पड़ेगा, वो उसमें नहीं किया जा सकता है। और एक और है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि भाई आपकी लेफ्ट मेन जो ट्यूब है, लेफ्ट मेन, देखिए एक तो है एलएडी, लेफ्ट में 50% एरिया को सप्लाई करता है, और एक है एलसीएक्स। इन दोनों की ओरिजिन में एक आधा इंच का एरिया रहता है, जिसमें अगर 90% की ब्लॉकेज हो तो हम एकदम मना कर देते हैं। अगर 80 तक होता, 70 तक होता तो हम बहुत कम प्रेशर में देते हैं। पर उनके संग हम लोग बोलते हैं दूसरी लाइफस्टाइल वाली पार्ट अच्छे से कर लो, राइट वाली ट्यूब में जितना कोलैटरल खुल जाए उतना अच्छा। पर अगर प्लेक स्टेबिलाइज्ड हो गया तो ऐसे केसेस में भी हम लोग बाद में करके देखें, देयर इज नो रिस्क। ये इसका कॉस्ट कितना है? ये ट्रीटमेंट यूजुअली हम लोग 2500 रुपया एक सिटिंग का लेते हैं, और अगर हम लोग 40 सिटिंग करते हैं तो करीब 1 लाख रुपए हमारी सावल चार्ज करता है। मैं जानता हूँ ये कॉस्ट कोई को ज़्यादा लगता है, पर एक बार सोच के देखिए, एक मशीन खरीदना पड़ा हम लोग को, वो मशीन में आपको एक दिन में 7-8 पेशेंट ही कर सकता है, और वो मशीन ऑपरेट करने के लिए आदमी चाहिए, मशीन की मेंटेनेंस है, तो ये इट्स लॉट ऑफ कॉस्ट। अगर उसमें 1000 रुपया कोई क्लिनिक बचा भी ले तो कौन सा ऐसा खराब बात है। और एक सोचिए, आप इतनी बड़ी सर्जरी से बच गए, इतनी बड़ी सर्जरी से बच गए जिसमें लाखों रुपया तो लगता ही लगता, आपका बॉडी कटता, उसकी कॉम्प्लिकेशन आती। तो ये ट्रीटमेंट आजकल काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है, और इसका रिजल्ट 3 से 5 साल तक चलती है। और अगर आप वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज रखेंगे तो जिंदगी भर चलेगा इसका।
ये मशीन में क्या क्या पार्ट होता है भाई? 3 पार्ट होता है। एक तो कंप्यूटर वाला पार्ट होता है, एक मशीन होता है जो कि बेड है, उसके अंदर सब मशीन की पार्ट्स रहते हैं, कंप्रेशर रहता है और वेल्व्स रहता है, और उसमें से पाइप निकलती है और पाइप के संग जैकेट होता है। तो 3 पार्ट है, जैकेट्स है, मशीन है, बेड एक्चुअल में, और एक कंप्यूटर है। ये हमारे पार्ट्स हैं। ये ईसीपी और ईसीपी पे फर्क क्या, मैंने पहले ही बोला था, दोनों एक ही चीज है। बस वैसो मेडिकल ने एक पेटेंट करवा लिया था इस वार्ड को, ईसीपी नहीं कर सकता था क्योंकि सबके लिए अवेलेबल है, तो उन्होंने इसको अलग करके ईसीपी कर दिया। ईसीपी तो है, उसमें एक ई अलग ऐड कर दिया, एनहांस्ड। तो एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, दोनों एक ही चीज है, आप कुछ भी नाम से जानो। और मैं तो बोलता हूं इसको, ये मेडिकल नाम छोड़ो, इसको नेचुरल बाईपास बोलो। नेचर ने दिया आपके पास बाईपास, गॉड ने दिया हुआ है, हमें इसको खोलना है। इसमें कौन सा गड़बड़ है? ये बोल रहे हैं कि ईसीपी करते वक्त ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मली 120-80 होता है, तो हम हार्ट के पेशेंट को पहले, हम लोग जब ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं उससे पहले ही हम लोग उनकी ब्लड प्रेशर को 120-30 के आसपास ले आते हैं, तो हम सेफ हो गए। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो 150-60 के ऊपर, तो उस दिन उनको हम लोग रोक देते हैं, बोलते नहीं आपका दवाई ले लो, आपकी कम कर देते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा। अगर कोई की ज़्यादा ब्लॉकेज रहती है लेफ्ट मेन में, तो उनको हम लोग बोलते हैं आपको डिटॉक्स ट्रीटमेंट करा लो, जिसमें हम लोग ईडीटीए का इंजेक्शन लगाते हैं और उसके संग बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी देते हैं, और उसके संग लाइफस्टाइल। देखिए कितनी ब्लॉकेज हो, मैं आपको बताऊं, एक रिसर्च आई है अभी जिसका नाम है इश्कीमिया ट्रायल। ये 2019 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में प्रेजेंट हुई है, नवंबर में, अभी कुछ महीने पहले ही। और उन्होंने ये दिखा के दिया है कि अगर आप लाइफस्टाइल और खाना पीना और उसके संग एलोपैथी की प्रॉपर दवाइयाँ लेंगे, तो आपको ऐसे ही बाईपास एंजियोप्लास्टी के बराबर रिजल्ट मिलेगा। हमने लोगों को क्या बोला, हम बोला इनको तो हम करेंगे ही करेंगे, आप हमारे से कोई ट्रीटमेंट कराओ या ना कराओ, इनको तो करना ही पड़ेगा लाइफस्टाइल को। और उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि आप ईसीपी भी करा दो, तो आपके हार्ट में जो एक्स्ट्रा ट्यूब है उनको भी खोल दूं। और डिटॉक्स ट्रीटमेंट का हमने डिटॉक्स के ऊपर हम लोग परसों बात करेंगे। परसों 3 बजे मैं ये डिटॉक्स ट्रीटमेंट के ऊपर जितनी रिसर्च हुई है, जितना हमारे पास डिटेल्स है, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। डिटॉक्स में हमारी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आती है। कुछ ऐसे मरीज हैं जिनका ब्लॉकेज 90 की जगह 0 भी आ जाता है। तो मैं बोलता हूं, अगर ठीक है आप सोच के चलो नहीं आएगा। बहुत सारे लोग स्केप्टिकल है इसके ऊपर, कितनी रिसर्च हुई है, तो अभी इसके बारे में मैं एक पूरा टॉपिक लेने वाला हूं। मैं बोलता हूं भाई बॉडी के अंदर कोई नुकसान नहीं करता है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, इसको करवाइए। तो हमारी साउल की सारे ट्रीटमेंट हम लोग करवाते हैं। हम बोलते हैं जो भी पॉसिबल है ऑन अर्थ बिना बॉडी को काटे वो हम करने तैयार हैं। और बिना काटे अगर हमारे मरीज लाखों में सालों साल निकाल रहे हैं, तो फिर हम बाईपास क्यों करें? हमारे पास तो सारे बाईपास के क्लोज्ड केसेस वापस आते हैं। एक बार बाईपास करा लिया, 2 बार बाईपास करा लिया, 6 बार एंजियोप्लास्टी करा दिया, सारे लोग आ रहे हैं। तो फिर हम क्यों इतने, जब उनके कॉम्प्लिकेशंस है, तो हमारे नेचुरल बाईपास तो इससे बहुत बढ़िया है। तो मैं नेचुरल बाईपास का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, और मैं चाहता हूँ इस ट्रीटमेंट को हर आदमी तक पहुँचाए। और मैं समझता हूँ अभी तक इंडिया में ज़्यादा पहुँचा ही नहीं है। और अमेरिका में इन्होंने, कार्डियोलॉजिस्ट लोगों ने इसको ऐसा कॉन्स्पिरेसी कर दिया कि ये लोग बोलते हैं नेचुरल केसेस में हम जो थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है या जो स्टेबल पेशेंट है उनको हम भेजते ही नहीं है बाईपास सर्जरी, नेचुरल बाईपास के लिए। कुछ ऐसे कमिटेड कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो अपने पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अमेरिका में मैं ऐसे क्लिनिक में जाऊँ जहाँ 20-20 मशीन लगे हुए हैं, वो दिन में 100 मरीज करते हैं, और वहाँ पे इतनी अच्छी रिजल्ट आ रही है। और कोई को भी ऑप्शन दो हार्ट के पेशेंट को कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, ऑपरेशन कराओ या ना कराओ, तो कोई नहीं कराएगा ऑपरेशन। तो ये लिख रहे हैं कि भाई साइनस थ्रोम्बोसिस, वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस है, उसमें फ़ायदा होगा कि नहीं। तो इस केसेस में यूजुअली हम लोग नहीं करवाते हैं वेनस थ्रोम्बोसिस में, तो इसको हम लोग ईसीपी नहीं करवाते हैं हम लोग। तो एनीवे पाकिस्तान से उन्होंने बोला पाकिस्तान में ये ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं। पाकिस्तान में अभी तक हमने ब्रांच खोला नहीं। बांग्लादेश में हमारे सेंटर है, ढाका में एक सेंटर है, एक चिटागांव में सेंटर है, और ये काफ़ी पॉपुलर सेंटर है। मेरे ख्याल से बांग्लादेश में हम लोग ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडिया से भी, क्योंकि वहाँ पे जन जन तक की बात हम लोग पहुँचा चुके हैं। और उसके लिए बांग्लादेश के जो हमारे संस्थापक है, वो ही हैज़ डन वेरी ट्रिमेंडस जॉब। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी ये ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए, और काफ़ी हद तक वहाँ पे एक आध लोग कर भी रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ इसको काफ़ी पॉपुलर किया जाए। देखिए
हमारी कंट्री इतने पैसे वाली नहीं है और लोग पैसे वाले नहीं है इतने कि हर कोई बाईपास सर्जरी करा ले। और कितने ऑपरेशन कराओगे आप, करोड़ों में हार्ट के मरीज हैं, तो उनको आप ऑपरेशन छोड़ो, इसी से ट्रीटमेंट हो जाता है। तो एनीवे मैं जानता हूं मैंने आपको करीब करीब 1 घंटा ईसीपी के लिए बोला है,